तो हमारा जो टॉपिक है बाकी तो वो क्या है, एको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साउंड में हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ बाकी सब लोगों के लिए। साउंड में हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने साउंड में पढ़ा था साउंड क्या होता है। तो हमने पढ़ा था साउंड के बारे में, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करती है। हमें मतलब हमारे ईयर्स, तो हमारे ईयर्स ऐसे ऑर्गन है जो इसको सेंस कर सकते हैं। सेकेंडरी नंबर पर हमने पढ़ा था साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो कहीं भी प्रोडक्शन ऑफ साउंड के पीछे हमेशा क्या रीजन होता है, वाइब्रेशन। चाहे वो तबले की मेम्ब्रेन वाइब्रेट करे, चाहे वो हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करे, चाहे वो एक बी के विंग्स वाइब्रेट करे, चाहे सितार का, गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट करे, हमेशा हर जगह वाइब्रेशन हो रही होती है। मोर इम्पोर्टेंटली इसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड का एक वेव नेचर है। व्हाट इज वेव नेचर या व्हाट इज वेव। तो हम कहते हैं वेव एक एक्चुअली में एक ऐसी एनर्जी फॉर्म होती है, एक इस तरह का हाँ एनर्जी होती है जिसमें नहीं हमने डिस्टर्बेंस होते हैं, सॉरी एनर्जी अच्छा वर्ड है। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें एनर्जी तो ट्रैवल कर जाती है, कैरी कर जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन जो है मॉलिक्यूल्स मीडियम के ट्रैवल नहीं करते। वेव एक तरह की इस तरह की डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। जैसे मैंने एक रस्सी का एग्जांपल दिया था, अगर हम रस्सी का एक एंड बांध दें और अपने हाथ से रस्सी को हिलाएं तो हम क्या देखते हैं, रस्सी में एनर्जी वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रही हैं। हालांकि मॉलिक्यूल्स रस्सी के नहीं ट्रैवल करें, वो तो अपनी जगह पर जस्ट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो अभी साउंड भी एक वेव है। क्यों? क्योंकि साउंड के बोलने पर क्या हो रहा है, मेरे बोलने से क्या हो रहा है, मेरे बोलने से जो एयर के एनर्जी, साउंड एनर्जी हमें कहां तक पहुंच रही है, लेकिन जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे आपके बीच में, वो जस्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, बस उनकी एनर्जी आगे के पास हो जा रही है। एग्जांपल के तौर पर जैसे साइकिल्स बहुत सारे स्टैंड में लगी होती है, एक साइकिल गिराया तो सब गिरने लग गई, है ना, कोई साइकिल आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं गिरने लग गई, तो एनर्जी पास हो गई। साउंड भी एक ऐसी वेव्स है, जब साउंड ट्रैवल करती है तो जो मीडियम के मॉलिक्यूल में, अगर एयर के मॉलिक्यूल बात करूं तो वो आगे पीछे अपनी जगह पर वाइब्रेशंस करते हैं। आगे वाली जगह पर जहां पर मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं एयर के, वो बन जाता है कंप्रेशन जोन, और अदरवाइज बन जाता है रेयरफेक्शन जोन। अदरवाइज बन जाता है, आपके लिए पूरा रिवाइज करा रहा हूं, आपका ध्यान कहां पर है, नहीं सुन रहे आप, जरूर देख रहे हैं। तो ऐसे कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन। तो साउंड वेव क्या बनाती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये साउंड की क्वालिटी है। उसके अलावा साउंड को हमने मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दो नाम और दिए हैं। मैकेनिकल वेव्स इसलिए साउंड का नाम मैकेनिकल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स नहीं है, वो लाइट का नेचर है। साउंड का मैकेनिकल वेव्स इसलिए क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, बिल्कुल मीडियम चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन ऐसी होगी। और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए होती है क्योंकि साउंड की वेव्स में, साउंड के जब ट्रैवल करते हैं तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल करती है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि लाइट एक ट्रांसफर वेव्स है, क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है वाइब्रेशंस उसके परपेंडिकुलर होती है, और वाइब्रेशन किस चीज की होती है, लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। साउंड के केस में जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वो एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, हो गया, ठीक है, जा सकते हैं, एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, और अगर पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लाइट वेव कैसी वेव्स है, ट्रांसफर वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स है। जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है या वेव को हम दिखाते हैं तो वेव में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब वेव यानी कि वाइब्रेशंस हो रही है ना, वेव मतलब वाइब्रेशन, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मेन फिर बताता हूँ। एम्पलीट्यूड जो होता है, जब भी वाइब्रेशन हो रही है तो कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूर जा रहा है, उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड से लाउडनेस डिपेंड करती है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। इसी तरह से कोई बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रही है, ये उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे साउंड का पिच, श्रिलनेस, तीखापन डिपेंड करता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा साउंड उतनी हाई पिच, छोटे बच्चों की ऐसे ही साउंड होती है। फ्रीक्वेंसी कम, वाइब्रेशंस कम, तो उसकी पिच लो पिच हो जाएगी। उसके अलावा क्वालिटी, नोट, टिम्बर, लाउडनेस, इंटेंसिटी, ये सब चीजें भी डिस्कस हो गई थी। मोर इंपॉर्टेंटली एक रिलेशन था इनके बीच में, साउंड की वेलोसिटी के बीच में, तो आपको रिलेशन याद होगा, रिलेशन था वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लैम्डा किसका सिंबल है, वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, या क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और सॉरी क्रस्ट में आइदर क्रस्ट और ट्रफ। एफ यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी,
v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव। एसआई यूनिट्स का भी आप ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, फ्रीक्वेंसी की है हर्ट्ज, और वेलोसिटी ऑफ वेव ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड। ये हर्ट्ज की पर सेकंड कैसे बनी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, तो t का फॉर्मूला होगा 1/ft। यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। दोबारा से सुनो, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कोई बॉडी कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, और जबकि टाइम पीरियड क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो टाइम लग रहा है। तो अगर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं बता था, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का यहाँ टाइम पीरियड डालेंगे तो 1/सेकंड आ जाएगा, तो ऊपर जाकर s-1 आ जाएगा। तो s-1 या हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। ठीक, क्लियर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि साउंड किन किन फैक्टर पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे सॉलिड यानी कि नेचर ऑफ द मीडियम। सॉलिड में साउंड फास्ट ट्रैवल करती है, लिक्विड में स्लो, गैस में और भी स्लो चलती है। दूसरा, साउंड की स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पर मीडियम के। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साउंड फास्टर ट्रैवल करेगी, एनर्जी जल्दी ट्रैवल हो जाएगी। हॉटर डे पे साउंड जल्दी ट्रैवल करेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी फैक्टर पड़ा था, और विंड स्पीड। अगर विंड जिस डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप बोलेंगे तो आपकी एनर्जी जल्दी और फास्टर कैरी हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा टॉपिक हमने सोनिक बूम और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एको। ठीक है, द टॉपिक इज एको। हाँ बोलो। नॉन मैकेनिकल क्या है? लाइट वेव्स, जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता, और सर ट्रांसवर्स, वो भी लाइट वेव्स है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है। लाइट ऐसे मूव कर रही है, वाइब्रेशन ऐसे हो रही है। क्लियर, चलो एको की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एको की डेफिनेशन बुक्स उठा लेते हैं, एग्जैक्टली लिख देते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड, वैसे सबने सुना है एको। अक्सर बहुत बार हम एको को फील करते हैं, खासतौर पे कोई बड़ा सा हॉल रूम हो, यहाँ हिल्स में घूमने जाए तो हम ऐसे आवाज देते, अपना नाम लेते तो हमें वापस आवाज सुनाई देती है। इसको हम बोल रहे हैं एको, है ना। चलो लिखते हैं, एको की डेफिनेशन क्या है। द रिपीटेशन ऑफ साउंड sound due to reflection of original sound. The repetition of sound due to reflection of original sound by a large and hard obstacle. यहाँ सॉफ्ट क्यों नहीं बोल रहा, सॉफ्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा एब्जॉर्बर होते हैं, और लार्ज एनफ होना चाहिए तभी साउंड को रिफ्लेक्शन मिलेगा। हार्ड ऑब्स्टेकल। The repetition of sound due to reflection of original sound by a large and hard obstacle. जब भी साउंड रिफ्लेक्ट करेगी और रिपीटेशन में आपको सुनाई देगी, इसी से मिलती जुलती आपकी है रिवर्बरेशन। अभी हम एको में बात करें, हमने एक बार बोला पहाड़ के सामने जाके हेलो, तो हमें एक आध बार आवाज सुनाई देगी, लेकिन यही आवाज अगर बार बार रिपीट कर रही है, इधर भी ऑब्स्टेकल इधर भी ऑब्स्टेकल है, तो वो आवाज गूंजने लग जाती है, जिसको हम रिवर्बरेशन का नाम बोलते हैं। मतलब रिवर्बरेशन में यहाँ पर रिपीटेड वर्ड आ जाएगा, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन एक या दो बार हो रहा है, रिवर्बरेशन में वो बार बार आवाज का गूंजना। अभी उस पर आते हैं, पहले एको की बात कर लेते हैं। एको क्या है, जब साउंड ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्ट बैक करके हमें सुनाई देती है तो हम उसको बोलते हैं कि एको हो रही है। ओके, हर जगह तो नहीं होती एको, हमने देखा है हर जगह तो जहां भी हम बात करें तो एको की कुछ खास कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जरा उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। एको की जो कंडीशन है, कंडीशंस फॉर एको, क्या कंडीशन है, मिनिमम डिस्टेंस, इसको हमें प्रूव भी करना है, टू हियर एन एको, मिनिमम डिस्टेंस आई वुड से ऑफ ऑब्स्टेकल, टू हियर एन एको शुड बी 17.2 मीटर। इतना डिस्टेंस तो
होता ही है एको को, इससे कम डिस्टेंस पर एको नहीं सुनाई देगी, इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ओके, नोट कीजिए, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एंड एको। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हाउ, ये हम कैसे कहने हैं, क्या लॉजिक इसके पीछे, तो सुनिए, लॉजिक सुनिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, इट कैन बी अ बॉय, गर्ल, या कोई भी सोर्स हो सकता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है जो हम कह रहे हैं जिसका डिस्टेंस 17.2 मीटर होना ही चाहिए। अभी फिलहाल हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यों 17.2 हम ऐसा कह रहे हैं। तो अगर कोई सोर्स यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करता है तो साउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मानने जाएगी, इस वॉल को या ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर इसके पास आएगी, ये ईयर इसे सुनेंगे। ओके, एक साउंड जाती है और वो वापस आती है। कोई भी साउंड जब ईयर पे पड़ती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ठीक है, कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन की वजह से वाइब्रेशन करता है। कान का जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट जब करता है, मतलब अंदर जाएगा कंप्रेशन और बाहर आएगा रेयरफैक्शन, इसमें कुछ टाइम लगता है, दैट इज 0.1 सेकेंड। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड। अगर 0.1 सेकेंड से पहले कोई आवाज हमारे कान पर आ जाएगी तो हम पहले वाली साउंड ही सुन रहे होंगे तो उसको सुन नहीं पाएंगे। क्लियर, दोबारा से सुनो, 0. जैसे मैंने एक बार पहले बताया था आपको, ऐसे ही परसिस्टेंस ऑफ विजन में टर्म सुनी होगी आपने, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। हम किसी को देखते हैं, आंखें बंद करते हैं तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पर, ब्रेन पे रहती है 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए, रहती है ना। बिल्कुल उसी तरह से कोई भी साउंड हमारे कान पर परसिस्ट कर जाती है, कितनी देर के लिए, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। उस दौरान उस 1/10 सेकेंड के अंदर अंदर कोई दूसरी आवाज आएगी, हम नहीं सुन पाएंगे, उतना टाइम तो चाहिए। तो अगर किसी को एको सुननी है तो टाइम क्या चाहिए, टाइम टू हियर एको। एको का मतलब है दूसरी साउंड सुनने के लिए 1/10 ऑफ सेकेंड चाहिए। किसकी वजह से, परसिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इतनी देर के बाद साउंड को पहुंचना ही चाहिए कान के बाद, इससे जल्दी नहीं, इसे देर में। और अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर पर 22 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये टाइम पता है वेव का, दिस इज द वेलोसिटी। अगर हम इस लॉजिक से फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस निकालने का, तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा वो होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे ले लेते हैं इसके लिए। एंड स्पीड इज 344 और टाइम इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड, तो यहां से 34.4 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। बात को समझने में क्या कह रहा हूं, अगर आप नॉर्मल डे में, जिसमें हम क्योंकि टेम्परेचर के साथ में साउंड की स्पीड चेंज होती है, तो हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस पे एवरेज मान लिया कि साउंड की स्पीड है 344 और कम से कम 1/10 सेकंड तो लगना ही चाहिए साउंड वाले में, कितना, 1/10। तो उस लॉजिक से साउंड को, अब क्यों इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी हमारे कंट्रोल है, तो उस लॉजिक के साउंड को 34.4 मीटर ट्रैवल करना ही पड़ेगा। 34.4 मीटर अगर कोई साउंड ट्रैवल कर लेगी, अगर 34.4 मीटर, हाँ 34.4 मीटर अगर कोई साउंड ट्रैवल कर लेगी, तो उसके बाद उसको 1/10 सेकंड बीत चुका होगा और हम इको सुन पाएंगे। अब यहाँ इको के केस में साउंड को जाना भी है और आना भी है, यानी कि जिस डिस्टेंस जाने का भी है और आने का भी है। तो हम निकाल रहे हैं ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस, तो ऑब्स्टेकल हमसे कितनी दूर होगी, इसका हाफ डिस्टेंस पर, समझ रहे हैं, ये जाना भी है और आना भी है, ये मिलाकर 30 कितना होना चाहिए, 4.4। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल कितना आ गया, 17.2 ऑफ ऑब्स्टेकल, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज कितना, 17.2 मीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी केस ऑफ एको होंगे उसमें ऑब्वियसली साउंड को आना, एको का मतलब है आना और जाना, आना जाना मतलब है डिस्टेंस जाने का भी और आने का भी, तो उनके फॉर्मूलाज में अक्सर फॉर्मूला 2D = V × T लगेगा, ये भी ध्यान रखना, Why 2D, क्योंकि जाने का डिस्टेंस भी और आने का भी है। क्लियर, या तो टाइम को आधा कर दो या डिस्टेंस को डबल कर दो, वन ऑफ द सेम थिंग। क्लियर, ये पूछा जाता है ये प्रूव करने के लिए कि आप कैसे शो करेंगे, तो हमने इसका एक प्रूफ दिया है, ठीक है। हाँ बोलो सर, प्रूफ नहीं समझ आ रहा सर। सर वो 34.4 मीटर हमने मेन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन तक का क्यों लिया, हम सिर्फ ऑब्स्टेकल तक का भी तो ले सकते हैं। हम सोर्स से, हमें
हमें ये चेक करना था कि एको कम से कम कितनी देर बाद सुनाई देगी, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है कि साउंड को 1/10 सेकंड के बाद पढ़ना चाहिए हमारे कान पर। साउंड को 1/सेकंड का हमने टाइम लिया और ये साउंड की स्पीड थी। उससे हमने दिखाया कि साउंड अगर 34.4 मिनट ट्रैवल करती है टोटल, तो हमें 1/10 सेकंड के बाद साउंड सुनाई देगी और वो एको हो जाएगी। अब 34.4 मीटर ट्रैवल यहाँ एको केस में आना और जाना है। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? तो यहाँ पर साउंड की स्पीड 344 हमने क्यों लिए, ये गिवन होती है, पता होती है हमें। ये टाइम क्यों लिए 1/10, बस इसी की तो बात है। इससे जल्दी अगर साउंड हमारे ईयर पर आएगी तो हम नहीं सुन सकते, तो इतना टाइम तो साउंड को लगना ही चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 34 और ये साउंड के आने और जाने का डिस्टेंस है, तो वन साइड का डिस्टेंस कितना हो गया? 17 और वही ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस ये है, ऐसा नहीं अगर आप इससे ज्यादा रख देंगे तो भी सुन पाएंगे, और ज्यादा रख देंगे तो भी सुन पाएंगे, ठीक है। एनर्जी का लॉस होना चाहिए। और फिर मैंने एक और क्वेश्चन बताया था कि एक बच्चा रोज एक खीर के पास से गुजरता है और रोज अपनी एको सुनता है, लेकिन एक दिन बड़ा हॉटर डे था तो वो अपनी एको नहीं सुन पाया। रीजन क्या है? हॉटर डे पर साउंड फास्ट गई थी और फास्टर पहुंच गई, मतलब वो 1/10 सेकंड से भी जल्दी, क्योंकि हॉटर डे पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जिस दिन हॉट दिन में उसने आवाज अपने नाम पुकारा या आवाज लिया तो साउंड ने फास्टर ट्रेवल करा और उसके कान पर जल्दी 1/10 सेकंड से पहले हुई, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ओके, पहली साउंड अभी कान पे थी, ईयर ड्रम पे वाइब करी, तो दूसरी साउंड पास हो गई, तो इसने एको नहीं सुन पाया। क्लियर? ये क्वेश्चन इस तरह से आता भी है। सर आपने वो दूसरा क्या बताया, इन केस ऑफ एको के जो नीचे आपने लिखा है? इन केस ऑफ एको में ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल के लिए। एक और इससे मिलती हुई टर्म है, दैट इज रिवर्बरेशन। इसको अगर हम हिंदी बोले तो आवाज का गूंजना भी कह सकते हैं, खाली कमरे में आवाज गूंजती है। मतलब क्या हो रहा है? एको 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 रिपीट बहुत ज्यादा बार होगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। साउंड लॉस नहीं हुआ, कमरा बंद था, आवाज गूंजी और वो एक के ऊपर एक वेव, एक के ऊपर एक वेव हो गई, वो आवाज गूंजने लगी फास्ट फास्ट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज रिवर्बरेशन? द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, एस लगा दिया मैंने, ठीक है, बहुत बार हो गए। द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड दैट रिजल्ट इन persistence of sound. The repeated reflection of sound that results in persistence of sound is called reverberation. reverberation. ठीक है? सर जब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, हम कहीं ऑडिटोरियम में जाएंगे, अच्छा रिवर्बरेशन अच्छा है बुरा है? आंसर बुरा है। आवाज समझ रहे हैं कि अगर हम किसी मूवी हॉल में गए, मूवी देख रहे हैं और पहली आवाज आ रही है हो, दूसरे हो, उसके ऊपर गूंज रही आवाज है ना, तो वो क्या होगा? आवाज की गूंजना। कोई हम कंसर्ट हॉल में गए, ऑडिटोरियम में गए, म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई सिंगर कुछ बोल रहा है, उसका पहला गाने का पहले वर्ड्स खत्म नहीं हुए, दूसरा उसने बोल दिया पर पहले वर्ड्स ही हमारे कान पे चाचर पड़ रहे हैं, तो दैट इज रिवर्बरेशन। वो अच्छी नहीं है। तो आप जब भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर म्यूजिक नोट्स या कुछ बन रहे हैं या कहीं भी, तो आपको रिवर्बरेशन को अवॉइड करना है। तो रिवर्बरेशन अच्छा नहीं है। इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? टू रिड्यूस रिवर्बरेशन आप क्या करेंगे? डार्क रूम में चले जाओ। डार्क रूम से क्या मतलब है यहाँ पर? जिसमें वैक्यूम कुछ होगा ही नहीं। वैक्यूम में तो आवाज ही नहीं आएगी। अगर आप यूज करेंगे तो साउंड ट्रैवल करेगी, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी तो रिवर्बरेशन ही नहीं तो हम जो म्यूजिक सुनने गए हम क्या करेंगे वहां पर? म्यूजिक सुनने के भाई हम, जब आपने सुनना ही नहीं तो यूज तो मेरा गलत है। यूज साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए। यस, एग्जांपल के लिए आप ऐसी जगह पर जाते हैं मूवी हॉल में, तो वहाँ कारपेट, ड्रापरीज डेकोरेटिव मटेरियल और या फिर आजकल वो आपके वॉल पे भी जो है साउंड प्रूफ बोर्ड्स होते हैं, वो सब यूज किए जाते हैं। प्लास्टर भी काफी हद तक कर सकता है। और आजकल आपने वो फोम्स वगैरह वाले पीस देखे होंगे, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बड़े बड़े सीईओ और ऑफिस होते हैं, बात ना लीक करें तो वो साउंड प्रूफ रूम्स बनाते हैं, ठीक है ना। कारपेट, ड्रापरी, साउंड प्रूफ बोर्ड्स, ये सब चीजें बनाकर, फर्नीचर्स, ये सब भी एब्जॉर्ब। हम जब घर खाली रूम होता है तो कैसे आवाज गूंज रही होती है, उसी घर में हम सोफा, सामान, पर्दे ये सब रखा देते हैं तो आवाज गूंजनी बंद हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ओके, तो फिर इस रूम की जो आवाज है वो
ये दोनों ही एग्जाम्पल में साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक दो बार, यहाँ पर कई बार रिवर्बरेशन में, यानी कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। यहाँ तो रिवर्बरेशन हमें अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे लिए खराब, आवाज गूंज रही है, लेकिन हम इसका किसी इंस्ट्रूमेंट्स में फायदा भी उठा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलो उस टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो डॉक्टर यूज करते हैं उनके स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप स्पेलिंग चेक कर लेना है ना। स्टेथोस्कोप में क्या रहता है? स्टेथोस्कोप में एक चेस्ट पीस रहता है और एक ईयर पीस रहता है, ठीक है ना। और बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो चेस्ट पीस अगर हम बात करें, अगर इसको हम ऐसा दिखा ले कि इस तरह से एक चेस्ट पीस है और यहाँ पर ईयर पीस है। अब इसको थोड़ा अगर हम इसको पाइप को हम जूम करके देखें क्रॉस सेक्शन में, ये इस तरह से ऐसा हॉलो पाइप है और इसके अंदर ये जो यहां से पूरा बता रहा हूं, ये हमने मान लेते चेस्ट पीस बनाया है, ठीक है, दिस इज चेस्ट पीस। तो साउंड जब चेस्ट पीस से ट्रैवल कर रही है, यहां से ट्रैवल कर रही है, इस पाइप में ट्रैवल, यहां की बात कर रहा हूं, तो साउंड ऐसे ट्रैवल करते हुए रिपीटेड रिफ्लेक्शन करते हुए ट्रैवल कर रही है। थोड़ा सा हम इसकी शेप भी ऐसे रखते हैं कि थोड़ा सा स्लांटिंग यहां से ऐसा हल्का सा, बाहर से तो हमें यूनिफॉर्म दिख रहा होता है कि साउंड जब ट्रैवल करे तो उसका लगातार एम्पलीट्यूड बढ़ता जाए, रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है और एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना। एम्पलीट्यूड से साउंड का क्या हो जाता है? लाउडनेस बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स हमारे हार्ट बीट को इजीली सुन पाते हैं रिपीट रिफ्लेक्शन से। उसके अलावा कहाँ यूज करते हैं? हाँ, मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स अनाउंसमेंट करने के लिए हम देखते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उनको भी ऐसे कोनिकल शेप में ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पर बोलने स्पीकर होता है, बोलने वाला, जो भी बंदे ने बोलना है, तो साउंड यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्ट कर इधर सोर्स से बाहर निकलती है। एक तो साउंड लॉस नहीं होती, अगर मैं आपके हाथ रख के बोलता हूँ तो आप देखिए साउंड में बोलने में फर्क आ गया, मैं बोल नॉर्मल रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ रखने से फर्क आ जाता है। क्यों? अभी ये साउंड यहाँ लॉस भी हो रही है, तो जब हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं साउंड का लॉस भी कम हो जाता है और रिपीटेड रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और इससे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मूवी हॉल्स में भी यही काम किया जाता है। सीलिंग्स जो होती हैं, छत जो होती हैं, ceilings of concert halls are made, उनको ज्यादातर कर्व्ड बना दिया जाता है, are made curved। कर्व्ड क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये हमने ऐसे कर्व बना दिया तो साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी एक वेव और ऐसे ट्रैवल करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी, पैरेलल हो जाएंगे एक्चुअली कर्व सरफेस से कॉन्केव से रिफ्लेक्ट करके। इससे क्या होगा कि इस रो में जो लोग बैठे हैं, ए रो में, बी रो में और सी रो पे, इनके पास साउंड की वेव्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है इंटेंसिटी सेम हो गई। अब यहाँ बैठे बंदे को शिकायत नहीं करेगा सी रो वाला कि मेरे पास आवाज कम आ रही है, मेरे पास ज्यादा आ रही है। हमने इस तरह का मैकेनिज्म लगा दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से कि सबके पास एक जैसी रेज जा रही है, इंटेंसिटी सेम है ना। इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। लाउडनेस अलग चीज है, कोई अब बैठा ही नहीं जिसको सुनाई नहीं था उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबके लिए हमने यहाँ पर इक्वल मैकेनिज्म लगा दिया है। इसी तरह से ग्राउंड्स वगैरह में जब प्रेजेंटेशन होती है तो जो प्रेजेंटर होता है उसके पीछे एक बोर्ड रख देते हैं कॉनकेव शेप में बोर्ड, और प्रेजेंटर खुद उसके फोकस पे खड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ रखा सोर्स। उससे क्या होता है, जो साउंड की वेव्स पीछे से रिफ्लेक्ट होती है वो सामने ऑडियंस के लिए पैरेलल जाती हैं, सभी इक्वली साउंड वेव्स को सुन पाते हैं। सर अगर नॉर्मल सीलिंग होगी तो भी तो रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ हियरिंग। हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, पहले सुनने में ध्यान दो। उसके बेसिस पर हमने साउंड को 3 तरह से कैटेगराइज करा, उसके बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पे, और ये अपने अकॉर्डिंगली हमें क्या सुनाई देती है, जो हमें सुनाई देती है उसकी हमने एक रेंज बना दी, जो नहीं सुनाई देती और जो और नहीं सुनाई देती मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया। तो अगर हम रेंज ऑफ हियरिंग बात करें तो साउंड को हमने 3 कैटेगरी डिवाइड करा है। एक है ऑडिबल साउंड, जो हम सब सुन सकते हैं। क्या रेंज रखी है हमने इसकी? 220 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। जो हम नहीं सुन सकते या जो इस फ्रीक्वेंसी से कम साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है ना, ठीक है।
कुछ क्या कहते हैं वेल्स वगैरह, राइनोस वगैरह इस साउंड को प्रोड्यूस करके, रैट्स वगैरह के बारे में, अर्थक्वेक की भी ऐसे ही होती है, डॉल्फिन भी इस साउंड को प्रोड्यूस करती है। फिर एक है बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे क्लास में, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई उसकी एनर्जी भी हाई। तो अल्ट्रासोनिक के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसमें एच क्यों होता है? इसकी एच होता है एक कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड है 6.62 into 10⁻34। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज यानी कि 20,000 होती है। ठीक है, डॉग्स वगैरह, जो डॉग्स के ट्रेनर होते हैं उनके पास एक विसल रहती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, डॉग्स उसको सुन लेते हैं, उससे वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन की भी ये फ्रीक्वेंसी है। बच्चे जो है छोटे 5 साल से नीचे और कम 1-2 साल तक 25 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं, धीरे धीरे उनका भी यही रेंज आ जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन जिनके बोलो सर विसल भी तो हमको सुनाई देती है। मैंने बोला डॉग विसल होती है अलग तरह की, नॉर्मल विसल की बात नहीं कर रहा हूँ सर वो जो बचाते हैं उनके ट्रेन में वो भी तो सुनाई देती है। मेरे ख्याल से नहीं करती, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स आप नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, सर जो उनको स्पेशल डॉग्स को ट्रेन करने के लिए आते हैं वो अल्ट्रासोनिक विसल होती है। सर अगर 20 से ज्यादा में सुनाई दे तो वो हमारे हार्मफुल है या फिर यूजफुल? हमें सुनाई नहीं दे रही मेरी बात, तो वो छोटे फ्रीक्वेंसी बच्चों को तो सुनाई अगर हम लगातार इस एनर्जी को एक्सपोज होंगे तो ऑब्वियसली हमें डैमेज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है, लेकिन इसके अपने यूजेस भी हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। 2-3 में यूज आता हूं। एक आपके इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इन इंडस्ट्री, और एक आपके मेडिकल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रीज में तो ये आपके हार्ड टू रीच प्लेसेस, हार्ड टू रीच जहां पर कुछ चीजें नहीं पहुंच सकती, एग्जांपल के तौर पे जैसे स्पाइरल ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। सुनिए मैं बताता हूँ, जैसे कहीं पर कुछ फैक्ट्रीज में ऐसी एक ट्यूब्स हो सकती हैं, होती हैं जिनमें केमिकल पास करके आगे मूव करता है। अब कुछ यहाँ पर कुछ चीज फंस गई, केमिकल स्टॉप हो गया आगे फ्लो करना, वाटर केमिकल फ्लो नहीं हो पाएगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो बहुत लंबी पाइप से लगातार बहुत लंबी कॉइल्स है, तो कुछ चीज नहीं है, जाने को तरीका नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस सोल्यूशन में हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स इस ऑब्स्टेकल को या जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज उसको हटा देती है। एक दूसरा, और मेटल के फ्लॉस को डिटेक्ट करने में भी इसका यूज होता है, तो डिटेक्ट मेटल फ्लॉस। मेटल के फ्लॉस कैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो स्टील्स के बिजनेस करती हैं, वो जब लोहे के बड़े रोड खींचते हैं तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इस रूम जितने आधे बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं, अंदर से बड़े हुए सॉलिड है, कंपनी बाद में उसको पीसेस करेगी, तो कंपनी को पता नहीं चल रहा है कि हमने ये जो मेटल का पीस खरीद रहे हैं ये पूरा सॉलिड है या अंदर से कहीं इसमें गैप भी है, फ्लॉ भी है, हमारा वेस्ट तो नहीं है, दिख तो नहीं है इतना बड़ा पीस है। तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं, और इधर इनका रिसीवर होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव करता है। अगर कहीं पर फ्लॉ होता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स उस फ्लॉ से वापस आ जाती है, जितना यहाँ से रिलीज करिए उतनी यहाँ पर, अगर उतना अमाउंट मैग्नेट्यूड करंट से अंदाजा होता है इस चीज का कि उतना करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लॉज होगा तो वो वापस आ जाएंगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जितनी हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से भेजी उतनी हमें रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब अंदर क्या है, फ्लॉज। तो सर वो हमें दिखती है अल्ट्रासोनिक? नहीं दिखती। तो फिर कैसे पता लगता है कि वो वापस आ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, बताया ना मैंने, उनके थ्रू करंट या उनके थ्रू डिटेक्टर होता है जो उनको डिटेक्ट कर देता है। मेडिकल्स में अगर हम बात करें तो आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, जब ग्रोइंग बेबीज होते हैं, ठीक है ना, तो मदर के वॉर्म में उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं है, उसके लिए आजकल किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंडोस्कोपी भी एक टेक्निक होती है जहां पर हम इसको यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। सर इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी भी यस आपके बुक में गिवन है, इकोकार्डियोग्राफी भी आप देख लीजिए, और इनका डिटेल्स में भी आपको इकोकार्डियोग्राफी, इनके थोड़े थोड़े डिटेल्स में भी आपको रीड करने कहाँ का इनका यूज होता है। ठीक है, अभी कट गया है। वैसे एक सोनार
की एप्लीकेशन में, ये अलग से बता रहा हूँ। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड इमेजिंग, जो शिप्स में लगता है था। आपने सुना था सबने टाइटैनिक डूब गया था, क्यों डूब गया था, उसको आगे जो आइसबर्ग छोटा सा दिख रहा था वो असली में बहुत बड़ा था, वो उसको जज नहीं कर पाया। तो फिर आपसे हम मतलब जब भी था, अब हम बहुत अच्छे ऐसे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं जो लगातार हर डायरेक्शन में अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं, और जो कैप्टन होता है उसके सामने एक मैप बन के आ जाता है क्लियर कि कितना डिस्टेंस हमारे सामने क्लियर है सर्कल पाथ में, तो वो उस हिसाब से नेविगेट करता है। वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही को यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हाई एनर्जी वेव्स हैं। पहले भेजी जाती है, फिर वो टकरा कर वापस आती है, तो वो देख लेते हैं कि हमारे आसपास में कितनी जगह क्लियर है। ठीक है, चैप्टर फिनिश्ड हो गया, इसके न्यूमेरिकल वाला डिस्कस करते रहेंगे। अल्ट्रासोनिक से क्या पता चलेगा क्लियर है? जरूरी थोड़ी ना है कि सर वो अगर